Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the third lecture of घूर्णन गतिकी. राइट बेटा लेक्चर 1 में हम देख चुके हैं जो बेसिक काइनेमेटिक्स या गतिकी पार्ट होता है. राइट जैसे ओमेगा कैसे निकालना है, अल्फा कैसे निकालना है, अगर कोई रॉड या छड़ घूम रही है तो उसके द्रव्यमान केंद्र के बारे में क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, वो सब हम देख चुके हैं लेक्चर 1 में. लेक्चर 2 में बेटा हमने बात की थी जड़त्व आघूर्ण के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जितनी पॉसिबल बॉडीज थी वो सब हमने उसमें कवर की थी. आई एम श्योर आपने दोनों लेक्चर देख लिए, नहीं देखे तो प्लीज गो थ्रू देम, तब ये पार्ट स्टार्ट करना, तभी इसको पढ़ के मजा भी आएगा. राइट और इस पार्ट को बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं, इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं बल आघूर्ण यानी टॉर्क की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट है ना पूरे के पूरे घूर्णन गतिकी का. ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप क्लास की तरह इसको अटेंड करेंगे एकदम इंटरेस्ट के साथ, एक्टिव ब्रेन के साथ, और मजा लेकर के इसको पढ़ना है. कोई टफ यूनिट नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर को कवर करना है. एंड आई एम श्योर आपको घूर्णन गतिकी के जो 2 से 3 सवाल एग्जाम में आने वाले हैं, यू विल क्रैक देम ऑल. राइट सो बिना ज्यादा टाइम लिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. मेक प्रॉपर नोट्स, जहां क्वेश्चन दू पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, खुद से करो, उसके बाद सोल्यूशन को देखना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास बेटा. तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि ये बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क होता क्या है, वो समझते हैं. तो देखो ऐसे समझो कि रेखा गतिकी यानी काइनेमेटिक्स या ट्रांसलेशन मोशन में हमने पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु है और आप उसकी स्थिति चेंज करना चाहो, बदलना चाहो, तो हमें उस पर बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है. करेक्ट. तो फोर्स का काम क्या होता है, किसी भी कण की रेखीय स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश करना. आती है नहीं आती वो डिपेंड करता है, बट कोशिश जरूर करती है. बोले ठीक है सर, ये पढ़ा हुआ है हमने. बेटा बिल्कुल वैसे ही आप ऐसे समझो कि घूर्णन स्थिति में अगर बदलाव लाना चाहते हो तो आपको कोई एक भौतिक राशि का उपयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसी क्वांटिटी को बेटा हम लोग क्या कह देते हैं, बल आघूर्ण. यानी सादा भाषा में आप कह सकते हो कि जो काम बल रेखा गतिकी में करता है वही काम बल आघूर्ण किस में करता है बेटा, घूर्णन गतिकी में करता है. दोनों एक ही जैसे हैं, बस बल क्या कर रहा है, रेखा गतिकी में रेखीय स्थिति बदलना चाहता है, बल आघूर्ण क्या करता है, घूर्णन गतिकी में घूर्णन स्थिति बदलना चाहता है. मतलब मैं किसी चल को घुमाना चाहूं, राइट, तो उसके लिए जो भी मुझे भौतिक राशि लगानी पड़ेगी उसे बल आघूर्ण कहा जाता है. बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई. बेटा ये तो हो गया लैंग्वेज. अब ना मैथमेटिकल पार्ट की बात करते हैं. तो मैथमेटिकल पार्ट ऐसे समझो जैसे दरवाजा है, दरवाजा खोलने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बल भी तो लगाना पड़ता है, तब तो दरवाजा घूमता है. यानी बल आघूर्ण असल में उत्पन्न किससे होता है, बल से उत्पन्न होता है. करेक्ट. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली कि जो बल आघूर्ण है यानी कि टाउ, बेटा इसका जो सूत्र निकल के आता है वो सूत्र या फॉर्मूला जो होता है दैट इज आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ इसको हम बोल सकते हैं बेटा आर गुणा एफ गुणा साइन थीटा, साथ के साथ बेटा एन कैप. एन कैप किसके लिए होता है, डायरेक्शन. डायरेक्शन बोले तो बेटा किसके लिए, दिशा के लिए. तो ये हमारे लिए दिशा के लिए हो गया. करेक्ट. अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि ये r इंटू एफ इंटू साइन थीटा, तो बेटा ये जो पार्ट है ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण. ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला. ठीक है. तो r क्रॉस एफ का मतलब तो क्या हो गया बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, क्रॉस गुणनफल. और इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप. एन कैप दिशा बताएगा, आर एफ साइन थीटा परिमाण बताएगा. पर मेरा इंटरेस्ट इसमें कम है क्योंकि इस पे एक ही सवाल आ सकता है. जब आपको स्थिति सदिश दे दिया जाए, बल दे दिया जाए वेक्टर फॉर्म में, सदिश फॉर्म में, और बोला जाए कि बल आघूर्ण निकालो, टॉर्क निकालो, तब अपने को यूज करना है. बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर बेटा अपने को इसको थोड़ा सा और तरीके से देखना पड़ेगा, आसान तरीके से समझने की कोशिश करना. मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो आर साइन थीटा है, ये जो आर साइन थीटा है, इस आर साइन थीटा को बेटा मैं बोल सकता हूं, इस आर साइन थीटा को मैं बोल सकता हूं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. आर परपेंडिकुलर इंटू एफ यानी कि ये जो परिमाण है मैंने इसी के लिए क्या किया बेटा, इस परिमाण के लिए ही मैंने फॉर्मूला जो लिखा वो लिख दिया आर परपेंडिकुलर इंटू एफ. आप बोलोगे सर ये है क्या आर परपेंडिकुलर एफ, मैं समझाता हूं. ये बहुत हेल्पफुल होगा बेटा रखना आपको, मतलब इतना आसान हो जाएगा टॉर्क निकालना. वरना हमेशा बच्चा इसी में फंसा रहता है, सर थीटा कितना ले, आर कितना ले, एफ कितना ले. तो मैं सिंपल समझा रहा हूं. देखो हमने क्या की, कोई एक ऐसी रैंडम शेप की वस्तु ले ली, बिल्कुल रैंडम. बोले ठीक है सर. हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर लेट से कोई एक बल लगा दिया.
इस प्रकार से, एक बल यहां लगाया और एक बल यहां लगाया। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब मैंने क्या किया, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर O, और मैंने कहा ये जो बल यहां लगा था, ठीक है, ये जो बल यहां लगाया था, ये वाले बल को कह देते हैं F1, ठीक, F1, इस वाले बल को कह देते हैं बेटा F2। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना था बेटा, मुझे ना बल आघूर्ण निकालना था, ठीक है, मैं बल आघूर्ण निकालना ही सिखा रहा हूं, ठीक है, और F1 बल की वजह से निकालना था। बोले ठीक है सर, और O बिंदु के अबाउट निकालना था। बोले सर ये क्या हुआ, मैंने कहा बेटा जब भी बल आघूर्ण निकालना होता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किस बिंदु के सापेक्ष निकालना है, आपका पॉइंट क्या है, यानी घूर्णन बिंदु कौन सा है, किसके अबाउट बॉडी घूमेगी, समझ गए। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे O पे हमने हिंज किया हुआ है, बॉडी को O पे पकड़ के रखा हुआ है, तो यानी कि ये O बिंदु के अबाउट मुझे बल आघूर्ण निकालना था, किसका, F का। बोले ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, समझो, अगर मुझे F1 का टॉर्क निकालना था, F1, तो मैं क्या करता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करता हूं, इस बल को सीधे 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 खींच देता हूं। मैंने क्या किया, ये जो F1 था इसको एक सीधी रेखा में खींच दिया। बोले सर ये तो आसान काम है, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने क्या किया, इसको खींच दिया, और अब मैं क्या करूंगा बेटा, जो बिंदु के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से इस पे क्या डाल दूंगा, एक लंबवत डाल दूंगा, एक लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आता, इसको मैं कह दूंगा R1। बोले ठीक है सर, मतलब ये R1 क्या है, एक परपेंडिकुलर है, किस पे, F1 पे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये जो टॉर्क है ये होगा R1 इंटू F1, खत्म, कोई थीटा वीटा का झंझट ही नहीं। मतलब मैं ये जो लिखना चाह रहा था ना, ये जो मैंने लिखा है R परपेंडिकुलर इंटू एफ, बेटा R साइन थीटा को आप लिख सकते हो R परपेंडिकुलर, लंबवत सदिश, गुणा कितना, फोर्स। हमने उसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लिया, आपको आइडिया भी नहीं है बेटा आगे जाके कितना आसान हो जाएगा आपके लिए टॉर्क निकालना। समझे मेरी बात को, तो थोड़े पेशेंस के साथ सुनो, समझो, और जैसे ही एग्जाम्पल भी लगाऊंगा आप देखना लाइफ कितना ईजी हो जाएगा। ठीक, तो वापस इस पे आता हूं, कैसे किसी भी बल का टॉर्क निकालना होता है, किसी बिंदु के सापेक्ष आप बल को खींच के सीधी रेखा बना दो, और जिस बिंदु के सापेक्ष टॉर्क चाहिए वहां से एक लंबवत डाल दो, लंबवत दूरी गुणा बल आपको क्या दे देगा, टॉर्क दे देगा। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया, परिमाण समझ आ गया, दिशा का क्या करेंगे, मैंने कहा मैं समझाता हूं। बेटा ये जो दिशा है ना, इसके लिए भी अपन ना अपने सेंसेस का उपयोग करेंगे। हम लोग क्यों हर बार मैथमेटिकल जाएं, मैं कह रहा हूं आप समझो ये बिंदु O पे पकड़ा हुआ है वस्तु को, बोले हाँ सर। यहां से बल लगा रहा है, बोले हाँ सर। आप खुद सोचो अगर वस्तु को यहां पकड़ा है और यहां बल लगेगा तो कैसे घूमेगी, बोले सर ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। तो हमें पता है कि जब ये ऐसे घूम रही है, हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं कि जो भी घड़ी की दिशा में होता है, करेक्ट, उसे नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि घड़ी की दिशा में जब उंगलियां घूमती है तो अंगूठा अंदर की ओर जाता है, इसलिए दिशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। बोले हाँ सर। उसी प्रकार से अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता तो बाहर आता तो पॉजिटिव होता। यानी इसकी दिशा की बात करें टॉर्क 1 की, तो ये या तो ऐसा कह सकते हो या फिर इस पे क्या लगा दो, नेगेटिव, यानी ये क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। समझ गए मेरी बात को, यहां माइनस लगा देता हूं, डिफरेंट कलर से लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए, माइनस। बोले ठीक है सर, समझ आ गई इतनी बात। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक, बोले नहीं सर। मैं एक बार और बता देता हूं, बल को खींच के सीधी रेखा बना दो, जिस बिंदु के सापेक्ष आपको बल आघूर्ण चाहिए वहां से एक लंबवत डाल दो, लंबवत दूरी गुणा बल तो आ जाएगा परिमाण, और दिशा के लिए वस्तु को पकड़ लो जिस बिंदु पे चाहिए, और देखो कि बल कैसे घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है या विपरीत दिशा में घुमा रहा है, करेक्ट, और अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव, घड़ी की दिशा में नेगेटिव, घड़ी की विपरीत दिशा में पॉजिटिव। इसी को बेटा आप R क्रॉस F से भी देख सकते हो, इससे भी। R क्रॉस F क्या कहता है, R की तरफ हाथ को रखो तो ये R1 हो गया। देखो तीर एरो भी बनाया अपन ने, यहाँ पे अपन ने समझने के लिए बेटा देखो एरो भी क्लियर बनाया। तो R क्रॉस F, R की तरफ हाथ को रखा, F की तरफ घुमाया तो भी अंगूठा अंदर जाएगा, तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन क्यों दिमाग पे लोड डालो R क्रॉस F का, मैं तो कह रहा हूं पकड़ो, देखो बॉडी कहां घूम रही है। बोले ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर। मैंने कहा अगर यहां तक बात क्लियर है, बस एक और मिनट सुन लो फिर कॉपी कर लेना आराम से। F2 को देखो, बोले ठीक है सर, देख रहे हैं। मैंने कहा जब F2 को देखोगे तो इसको भी खींच के सीधी रेखा बना दो, बोले बिल्कुल बना दी सर। और अब देखो जरा दिमाग से, अब देखो जरा दिमाग से
कि भाई ये F2 जो बल है जिसे हमने सीधी रेखा बनाया और ये जो बिंदु दे रखी है अपने को, इनके बीच में कितनी दूरी? आप बोलोगे सर 0, ये तो बल बिंदु से ही पास कर गया। मैंने कहा बेटा अगर ऐसा है, दूरी 0 है, तो यहां पर 2 का यानी F2 का बल आघूर्ण कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोले अच्छा, तुम खुद सोचो ना, ये पेन है, अगर मैं इस पे यहां बिंदु से पकड़ा और यही बल लगाऊंगा तो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। जब ऊपर बल लगाओगे तो घूमेगा। समझे? ध्यान से देखो पेन को, अगर इधर बल लगाऊंगा तो घूम रहा है, लेकिन अगर इधर बल लगाऊंगा तो नहीं घूमेगा, क्योंकि जिस बिंदु पे पकड़ा अगर बल वहीं लगा है तो उसका बल आघूर्ण क्या आता है? 0 आता है। बोले सर अब समझ आ गया अच्छे से। यानी कि जिस बिंदु के सापेक्ष करेक्ट अपने को बल आघूर्ण निकालना है, आप बल को खींचो, लंबवत दूरी गुणा बल, दिशा पता है अपने को, घड़ी की दिशा में माइनस, विपरीत दिशा में पॉजिटिव, और यदि बल बिंदु से ही पास कर जाए तो उसका बल आघूर्ण सीधे सीधे कितना? बोले सर 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। अब आराम से आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, इस पूरे एनालिसिस को कॉपी करो, इसे लिखो, इसे लिखो, इसे लिखो, इसका ये एक एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, और ये पॉइंट बना के लिखो अपनी लैंग्वेज में कि हाँ यदि बल बिंदु से पास करता है, ठीक है, तो उस बल का जो भी टाउ आएगा, जो भी टॉर्क आएगा, बल आघूर्ण आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद ही लेक्चर को आगे लेकर के चलना। अब अपन इसके बाद सीधे सीधे न्यूमेरिकल उठाएंगे कि भाई टॉर्क से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सब एक साथ उठा लेंगे। बोले ठीक है सर, डन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब अपन आते हैं बेटा एग्जाम्पल्स पे, एक एक करके उठाएंगे सारे एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम का द्रव्यमान, तो भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर लो। बोले सर 1 किलोग्राम, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रही है। कण की स्थिति सदिश दिया रखा है, ये आर दे रखा है अपने को, और इस पे बल भी दे रखा है, और बोला गया कि बल आघूर्ण ज्ञात करो। ये बिल्कुल सबसे आसान और सबसे प्रिलिमिनरी लेवल का सवाल है। आपसे बोल दिया गया कि भाई आर ले लो, एफ ले लो, और हमें टॉर्क बता दो। हमने कहा एक ही फॉर्मूला है, करेक्ट, जब भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और वो जो फॉर्मूला है बेटा अपने पास, वो फॉर्मूला कहता है कि भाई सर टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझ गए। यहां पर यदि देखेंगे बेटा, तो जो ये आर क्रॉस एफ है ना, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? मैट्रिक्स मेथड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस गुणनफल में आप पढ़ के आए हो, फिर भी रिमाइंड करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। तो सबसे ऊपर लिख दो आई जे के। बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जो भी आर का लिखा हुआ है वो लिख दो। आर का 2 3 4, आई कैप के साथ क्या लिखा है 2, जे कैप के साथ क्या लिखा है 3, के कैप के साथ क्या लिखा है 4। लिखो यहाँ पे 2 3 4। बोले बहुत बढ़िया सर। इसके बाद देखो एफ वेक्टर के बारे में, एफ वेक्टर में लिखा है 1 -1 1। बोले ठीक है सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बढ़िया। अब क्या किया करो बेटा, इसके बाद है ना, वापस अपने पे आ जाओ। इसके बाद क्या किया करो, इक्वल लगाओ, यहां लिखो आई कैप। सबसे पहले आई कैप लिखो। अब जब आई कैप को लिख रहे हो तो आई कैप को लिखते वक्त क्या किया करो, आई कैप वाली जो 2 रोज है, ये हो गया एक और एक ही हो गया, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, ये 4 बच गए। इन चारों को ध्यान से देखो, इन चारों के अंदर बेटा जब अपन नीचे जा रहे हैं, जब अपन नीचे की ओर जा रहे हैं, तो अपन लिखेंगे 3 × 1। ऐसे जाते हो क्या लिखा बेटा, प्लस, और ऊपर जब गए तो लिखेंगे माइनस 1 × 4। ऐसा, क्या बात समझ आई बेटा मेरी? करेक्ट, 3 × 1 और -1 × 4, तो नीचे जाते वक्त प्लस, ऊपर जाते वक्त माइनस, फिक्स्ड है ये। बोले ठीक है सर। इसके बाद बेटा अपन लिखेंगे -j कैप। जब -j कैप की बात की, तो -j कैप की बात करने पे ही समझ आया, ठीक, ध्यान से सुनना, कि आपकी बार j कैप वाली और j कैप वाली को रोक लेना है। बोले हाँ, जब ये रो और ये रो चली गई, j इसमें है और j इसमें है, ये 2 हट गई, तो ये 1 2 3 4 बच गए। फिर से 2 × 1, नीचे जाते हो क्या आएगा प्लस, तो 2 × 1 माइनस, ऊपर जाते हो क्या आएगा माइनस, तो 1 × 4। बोले ठीक है सर, यानी प्लस आई कैप के बाद -j कैप, ध्यान रखना है अच्छे से। इसके बाद आता है +k कैप। बोले ठीक है सर। +k कैप के अंदर फिर से देखो, k कैप इसमें और इसमें आ रहा है, ये दोनों गायब, ये 4 बच गए अपने पास। इन चारों में 2 × -1 × 3, ठीक, ऊपर जाते हो क्या लिखेंगे प्लस, तो 2 × -1 -1 × 3।
समझे बात को बेटा? अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे लेट से, तो जो अपना आंसर आना चाहिए बेटा 3 और 4 7, तो अपन लिख सकते हैं 7 आई कैप, 2 माइनस 2, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2j कैप, और यहां अगर देखेंगे तो -2 और -3 यानी -5 k कैप। ये अपने पास बेटा क्या आ जाएगा नेट बल आघूर्ण। समझे बात को? तो कभी भी यदि अपने को R और F दोनों दे रखा है, R और F दोनों दे रखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे R क्रॉस F का सूत्र लगाया जा सकता है। समझे मेरी बात को? तो आराम से इसको समझो, कॉपी करो। ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो एक एक करके अपन हर तरह का एक एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो आराम से वीडियो पॉज करो बेटा यहीं पर, है ना, पॉज करके फिर इसको कॉपी कर लो। ठीक? कॉपी करने के बाद ही आगे बढ़ना। मैं लेक्चर में आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? आप एक बार इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, राइट? देखो बेटा अगला सवाल अपने पास क्या है, अपने को एक छड़ दे रखी है, ठीक है, एक छड़ दे रखी है, इस पे अलग अलग प्रकार के बल लगा दिए गए, ठीक है, जैसे कि 20 न्यूटन, 40, 10, 30, 50, इनके अपने को निर्देशांक दे रखे हैं। भाई ये 0,0 है तो ये 2,0, ये 4,0, ये 8,0, ठीक। और अपने को बोला गया है कि भाई इस चित्र के अनुसार छड़ पे लगाया जाता है तो बिंदु O, यानी ये बिंदु अपनी कौन सी बिंदु है बेटा, O बिंदु। अपने को इसके सापेक्ष इस पे अनुभव किए गए टॉर्क का पता लगाना है। अब अपने को कोई बल नहीं बोला गया, अपने को बोला गया टॉर्क के द्वारा अनुभव किया गया टॉर्क बताओ, मतलब रॉड के द्वारा, छड़ के द्वारा अनुभव किया गया टॉर्क के बलागुण बताओ। मतलब अपने को सारे बलों के कारण निकालना है। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा बढ़िया। यानी कि यहां पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, टॉर्क। किस किस का? बोले सर सारे बलों का। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बोला गया। तो अपन लिखेंगे 20 न्यूटन का टॉर्क भी लिखना पड़ेगा, अपने को 40 का भी लिखना पड़ेगा, अपने को बेटा 10 न्यूटन का भी लिखना पड़ेगा, अपने को बेटा 30 न्यूटन का भी लिखना पड़ेगा, और अपने को 50 न्यूटन का भी लिखना पड़ेगा। ये जो आएगा ये नेट टॉर्क आएगा अपना O के सापेक्ष। अपने को ये निकालना है। बोले ठीक है सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हर बल का, जब भी वस्तु पे नेट टॉर्क पूछा जाए तो जितने बल दे रखे सबका निकालना है। बोले ठीक है सर परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा बढ़िया। अब सुनो आगे, मैंने कहा ये 40 और 20 कहां से पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बोले सर ये तो हमें अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, O से। मैंने कहा तो इन दोनों का टॉर्क क्या आना चाहिए? बोले सर 0, आपने लिखवाया भी था स्लाइड 1 में। मैंने कहा गुड। यानी कि जब भी बल बिंदु से ही पास करेगा उन दोनों के टॉर्क सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बोले सर बढ़िया, 2 काम तो खत्म। अब 3 बच गए। ध्यान से सुनना, सबसे पहले 10 न्यूटन का निकालता हूं। मैंने कहा 10 न्यूटन का निकालने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने ये जो 10 न्यूटन का बल था इसको सीधे खींच के क्या बना दी, एक सीधी रेखा। यही कहा था आपको। और बेटा जिधर से देखना है जिस बिंदु से, वहां से क्या डाल दिया, लंबवत दूरी डाल दी। तो यहां जब ध्यान से देखोगे तो जो लंबवत दूरी आएगी ये कितनी आएगी, 2 मीटर, और ये बल अपने पास कितना है, 10 न्यूटन। अब तो सीधे सीधे लंबवत दूरी गुणा क्या कर देंगे, बल। यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, 10 न्यूटन के कारण अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 10। बोले सर इजी है तो, मैंने कहा ही था। दिशा, ये बिंदु पकड़ी, नीचे बल लगाया, ऐसे घुमाने की टेंडेंसी है, यानी कि इसकी टेंडेंसी बेटा इस तरह घुमाने की है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब बाहर, मतलब इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। बोले सर अभी तक तो समझ आ रहा है। मैंने कहा बेटा आगे भी समझ आएगा, सुनते जाओ बस। अब बात करते हैं 30 न्यूटन की। 30 न्यूटन की जब बात करें फिर से वही काम करेंगे, ठीक, फिर से वही काम करेंगे। 30 न्यूटन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 30 न्यूटन में अब की बार इसको खींचेंगे, सीधी रेखा ये बन गई, और इस पे जब लंबवत दूरी डालेंगे तो ये बन जाएगी। बोले सर ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो दूरी आएगी ये 4 मीटर आ गई, और ये जो बल आएगा ये 30 न्यूटन आ गया। यानी अपन सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 4। लेकिन
ये ओ बिंदु पे पकड़ रखा है छड़ को, ऊपर से जब बल लगाऊंगा नीचे की ओर तो ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, यानी घड़ी की दिशा में, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस। बोले सर आसान है अभी तक, मैंने कहा बढ़िया, सुनते जाओ आराम से। अब बात करते हैं 50 न्यूटन की। तो जब 50 न्यूटन की बात करेंगे तो 50 न्यूटन का बल ऊपर की ओर लग रहा है, खींच के सीधी रेखा बना दी, खींच के क्या बनाई बेटा, सीधी रेखा, और जिस बिंदु से चाहिए वहां से क्या डाल दिया, लंबवत डाल दिया। बोले ठीक है सर, यानी यहां से अगर देखेंगे बेटा तो ये जो लंबवत दूरी आएगी ये आएगी 8, और ये जो अपने पास बल आ रहा है ये कितना आ रहा है, 50, यानी अपन कितना लिख सकते हैं, 8 गुणा 50। फिर से ध्यान से देखो, ऊपर बल लग रहा है तो ये कैसे घुमाएगा, ये इस प्रकार घुमाएगा। फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में तो क्या आएगा, प्लस, बराबर क्या कर देंगे बेटा, बराबर नेट टॉर्क हो गया अबाउट। अब देखो ये कितना आएगा, 20 और 4 × 12, 120 में से 20 गए तो 100, ठीक, माइनस का 8 × 5 = 40, 400 माइनस 100, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 300 न्यूटन मीटर। ये क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अपन किसी वस्तु पर नेट बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। जितने भी बल दिए सबके बल दिए सबके कारण, ठीक है। तो इस तरह से करना है, बल को खींचना है, जिस बिंदु की बात कर रहे हैं वहां से लंबवत दूरी डालनी है, लंबवत दूरी गुणा बल कर दोगे तो परिमाण आ जाएगा। और दिशा के लिए देखो कि घड़ी की दिशा में घुमा रहा है तो नेगेटिव, विपरीत में घुमा रहा है तो पॉजिटिव। बोले ठीक है सर, बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब आराम से मैं हटता हूँ, आप वीडियो पॉज करो, पॉज करके पूरा कॉपी कर लो अच्छे से, कॉपी करने के बाद ही आगे बढ़ना है बेटा, ठीक है, तभी आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखो अपना, अगला सवाल कह रहा है दिखाए गए चित्र में अपने को बोला गया है कि एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, कण को प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब यहां पर अपने पास बेटा कोई एक कण होगा, ठीक है, और इसे अपन क्या करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, ठीक, जिसे जब हम फेंकेंगे बेटा तो हम ऊपर की ओर फेंकेंगे किसी चाल से, ऐसे फेंकते मान लो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको कितनी चाल से फेंका, कुछ यू चाल से फेंका, ठीक है ना। तो हमें क्या बोला गया कि यू चाल से फेंका गया, ये लिखा भी है बेटा यू, ठीक। अगर फेंकेंगे तो हमें तो ये तो कंफर्म है कि ये ऐसे कहीं जाके गिरेगा। तो एक तो वस्तु आएगी, बिंदु आएगा जब ये बिल्कुल अधिकतम ऊंचाई पे होगा, और एक बार जब ये जस्ट गिरने वाला होगा, ये दो बिंदु। हमें बोला गया है कि जब ये उच्चतम बिंदु पर होता है और जब ये वापस जमीन से टकराता है तो प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष, यानी कि अपने को रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है बेटा, ये वाला, इसके सापेक्ष बताना है, ठीक है। और किसका, इसके वजन का, वजन मतलब बेटा इसका भार, तो भार का टॉर्क बताना है। तो अपने को दो चीजें चाहिए भी थी, एक तो बल, किस बल के कारण बताना है, एक बिंदु, किस बिंदु के सापेक्ष बताना है। तो यहां किस बिंदु के सापेक्ष बताना है बेटा, अपने को बताना है इस ओ बिंदु के सापेक्ष, ठीक। किसका बताना है, भार का। कब कब बताना है, एक पार्ट तो है जब ये बिल्कुल टॉप पॉइंट पे हो, और एक पार्ट है बेटा जब ये कहां पर हो, वापस जमीन पे आए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि अपने को ये तो पता है, मैं ये इतना हेल्प आपका कर देता हूं कि ये कंफर्म है कि जो भी mg लगेगा बेटा वो नीचे की ओर लगेगा, ठीक, और इस पे भी जो mg लगेगा वो कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। समझ गए बात को? तो अब आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करके फिर वीडियो को आगे देखना कि इसका सोल्यूशन क्या है। बाकी मेरे हिसाब से किया जा सकता है, mg आपको पता है, खींच के सीधी रेखा बना दो और जिस बिंदु के सापेक्ष है वहां से लंबवत डाल दो, करेक्ट। आपको u दे ही रखा है, इसके अलावा आप थीटा भी ले लेना, जो दोनों के बीच का कोण है ना, ये कोण अपन ले लेंगे बेटा थीटा। समझ गए? अब आराम से पॉज करके ट्राई करो, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं इस पे, ठीक है ना। तो आप तभी चालू करना जब आप लिख चुके हो, ट्राई कर चुके हो। बोले ठीक है सर। वापस इस पे आते हैं। तो मैंने कहा भाई mg यहाँ लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी mg लग रहा है, दोनों ही पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे खींच के सीधी रेखा बना दी, यानी कि ये जो बल था इसे खींचा और एक सीधी रेखा बना दी। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा जिसके सापेक्ष चाहिए था वहां से क्या डाल दिया, लंबवत डाल दिया। तो मैंने देखा कि भाई ये जो लंबवत है ये तो पराश का आधा है। बोले हाँ सर, क्योंकि पूरी पराश होती है, पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, तो ये आधा पराश हो गया। और बल अपने पास कितना है, mg। भाई बल को जैसे ही खींचा सीधी रेखा बन गई, बिंदु से ये क्या डाल दिया बेटा, ये लंबवत डाल दिया। बोले सर परफेक्ट। तो मैंने कहा जब बिंदु 1 पे था तो टॉर्क यदि निकालना है तो मैं लिखूंगा mg गुणा r/2, r/2,
करेक्ट, इतनी बात समझ आती है। दिशा की बात करें, देखो ये क्या करेगा, यहां से पकड़ा और ये mg पकड़ के ऐसे घुमाएगा इस तरह से, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, नेगेटिव बोल सकते हैं। बोले ठीक है सर। जहां तक r की बात है, आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो -mg, ठीक, r की जगह u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये दो ये वाला है गुणा g, ये दो ये वाला है, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। यहां से देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, और बेटा यही अपना क्या है, आंसर। ये किस बिंदु पे है, पहले बिंदु पे है, 1 पे। बोले सर ये तो बिल्कुल आसान है। मैंने कहा अभी भी अगर आपको पहले आपका सही नहीं था मानो, तो वीडियो पॉज करो, 1 पे समझिए, अब 2 पे खुद से लिखो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। मैं आगे बढ़ाऊंगा बिल्कुल इसको, ठीक है, तो आप पॉज करके कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने कहा अब अगर मैं यदि यहाँ बात करता हूँ, तो ये mg को खींचा, सीधी रेखा बन गई, और बेटा जिस बिंदु से चाहिए था वहां से क्या डाल दिया, लंबवत। फिर यहाँ से देखा कि भाई इसके अंदर तो ये जो लंबवत है ये पराश के बराबर है, बल अपने पास ऑलरेडी कितना दे रखा है, mg दे रखा है, यानी कि अपने को टाउ 2 चाहिए, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं mg गुणा r। ऑफकोर्स ये भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि बेटा ये भी कैसे घूमेगा, इस तरह से घड़ी की दिशा में, यानी यहां लिख सकते हैं -mg, r की जगह u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये फिर से आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर। यानी 2 पॉइंट पे कैसे आएगा, बलाकोण किसका, mg का, भार का, किसके कारण बेटा, बिंदु के सापेक्ष। समझे मेरी बात को। तो देखो इतना टफ नहीं है ये पार्ट, आई नो थोड़ा सा अलग है, नया है, समझने में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक के बाद 2 बार देखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपने दिमाग को समझाओ, आराम से चीजें समझो, फिर लिखो, फिर क्वेश्चंस को देखो कैसे मैंने किया, फिर अपने दिमाग को समझाओ। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना है, जैसे कि r वेक्टर और v वेक्टर दे रखा है, f वेक्टर दे रखा है, तो r क्रॉस f लगाएंगे, मैट्रिक्स मेथड। अगर बल दे रखे हैं, जैसे पहले रॉड वाला एग्जाम्पल किया, तो कैसे करना है, अगर प्रक्षेप पे दिया तो कैसे करना है। तो कुल मिला के हर जगह टॉर्क में पहले r और f ढूंढो, ठीक। अगर आपको f दे रखा है उसको खींचो, और बिंदु किस बिंदु के अबाउट चाहिए वहां से लंबवत दूरी डालो, फिर r गुणा f कर दो, और डायरेक्शन सेंस अपने दिमाग से, इमेजिनेशन से, कि हाँ बिंदु को जहां से निकालना है वहां पकड़ लिया। अब देखो फोर्स कहां घुमाएगा, घड़ी की दिशा में तो नेगेटिव, विपरीत है तो पॉजिटिव। समझे मेरी बात को। तो अगर इतनी बात समझ आ गई, मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पूरा कॉपी कर लो। जब पूरा अच्छे से समझ आ जाए बेटा, तो ही आगे बढ़ना। 1 बार 2 बार 3 बार रिप्ले कर लो, लेकिन समझ आने के बाद ही आगे बढ़ना। मैं अगले पार्ट पे चल रहा हूं, ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं अपन, ठीक है। अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास एक छड़ दे रखी है, ठीक है, एक छड़, ठीक। और हमने इस छड़ को क्या किया, एक दीवार के सहारे, ऐसे रखो ना कि कई बार ना सीढ़ी रख देते अपन, कि भाई सीढ़ी का एक कोना तो जमीन पे और एक कोना दीवार पे, ऐसे टिका रखी है अपने, एक सीढ़ी टिका रखी है, m द्रव्यमान और l लंबाई की। बोले ठीक है सर। अब ये सीढ़ी रखी हुई है, मतलब ये किसके अंदर बेटा, साम्य में, यानी कि हम ये मान लेते हैं, ठीक है, कि ये पूरी की पूरी छड़ किसमें है बेटा, साम्य में। साम्य बोले तो बेटा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इक्विलिब्रियम के अंदर ये रॉड दे रखी है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में ये रॉड दे रखी है। अब अपन क्या करेंगे, अपने को ये बताना है कि भाई ऐसा अगर है तो अभिलंब बल वगैरह कितना क्या क्या है, कौन कौन सी बेसिक फोर्सेस है, घर्षण बल क्या है, वो पता करो। हमने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी बताते हैं, सुनना आराम से। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वो देख लेते हैं। हमने कहा यहां पर बेटा अगर देखोगे संपर्क बिंदु के कारण एक N1 आएगा। बोले ठीक है सर। एक बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहां से N2 आ जाएगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा इसका खुद का mg बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। बोलेगा बिल्कुल सर। इसके अलावा ये रॉड इधर जाना चाहेगी तो इस पे जो घर्षण लगेगा ये इस दिशा में लगेगा। बोले बिल्कुल सर। मतलब ये कि देखो अपने पास कौन कौन सी फोर्सेस है, ध्यान से सुनना। इसे हम कह रहे हैं N1, इसे हम कह रहे हैं N2, ठीक। यानी यहां पे जो अभिलंब बल लगेगा N1, यहां पे जो अभिलंब बल लगेगा N2, इसके अलावा इसका भार जो लगेगा वो mg, इसके अलावा जो घर्षण लगेगा वो F, ठीक है। ये छड़ इधर जाना चाहेगी तो घर्षण अंदर की तरफ। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई। ये 4 बल है जो अपने को ज्ञात करने हैं। बोले ठीक। और साम्य दे रखा है, साम्य की बात समझना।
साम्य का मतलब क्या है? साम्य का मतलब अभी तक जो हमने रेखा गतिकी में पढ़ा था वो ये था कि किसी सिस्टम पे जब नेट बल क्या लगे, जीरो, नेट बल जीरो लगना चाहिए। बोले ठीक। नेट बल जीरो होने का मतलब क्या होना चाहिए बेटा? एफ नेट इक्वल टू जीरो। लेकिन बेटा नेट बल के साथ साथ हमें नेट टॉर्क को भी जीरो करना पड़ेगा। नेट टॉर्क को भी क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं किया तो हो सकता है कि नेट बल जीरो हो फिर भी बॉडी साम्य में नहीं हो। आप बोलोगे सर अभी तक तो बात ही नहीं की थी कभी टॉर्क की, क्योंकि पढ़ा भी नहीं था ना, अब पढ़ा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वस्तु को साम्य में होने के लिए उस पर लगने वाले सारे बल जीरो होने चाहिए। जितने इधर उतने इधर, जितने ऊपर उतने नीचे, जितने आगे उतने पीछे। बोले ठीक। उसी प्रकार से वस्तु की हर बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के सापेक्ष उसका जो नेट बल आघूर्ण आएगा वो भी शून्य होना चाहिए। बोले ठीक है सर, मान लेते हैं। तो साम्य की कंडीशन समझ आई। हो सकता है आपके दिमाग में एक थॉट आए कि सर क्या कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां पे नेट बल जीरो हो लेकिन फिर भी साम्य में ना हो? मैंने कहा बिल्कुल बता सकता हूं। देखो क्यों नहीं बता सकता। हमने एक छड़ ले ली इस प्रकार से, एक कोई रॉड जैसी ले ली, और हमने कहा कि एक काम करते हैं, बल लगाते हैं जरा। एक बल लगाया ऐसे एफ, एक बल लगाया ऐसे एफ। इधर देखो, एक बल ऊपर और एक बल नीचे। ऐसे समझ लो यही रॉड है, एक बल ऊपर और एक बल नीचे। तो जब ऊपर नीचे बल लगाऊंगा तो घूम जाएगा ना। यहां पर भी अगर देखोगे तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा, मतलब ये साम्य में नहीं है। जबकि जितना बल ऊपर है उतना बल नीचे, तो एफ नेट तो जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होने के कारण, नेट बल जीरो होने के बावजूद ये वाली छड़ साम्य में नहीं है। बोले सर अब परफेक्टली क्लियर हो गया कि नेट बल जीरो होने से काम काफी नहीं है, नेट बल के साथ साथ नेट बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल अपन ले ही रहे हैं ऑलरेडी। बोले ठीक है सर, इतनी बात हमें अच्छे से समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसको अपन पैक कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है आगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेट बल जीरो करते हैं, साम्य में था तो जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, यानी कि N1 बराबर, बोले mg। बोले सर N1 तो आ गया आपके पास। मैंने कहा एक काम खत्म, अब N2 और घर्षण रहेगा। दूसरा, जितना बल इधर उतना बल आगे, तो यहां से N2 बराबर कितना? F। देखो N2 इधर, घर्षण आगे, दोनों बराबर करने, जितना ऊपर N1 उतना नीचे mg, दोनों बराबर कर दे। बोले सर इसका मतलब N2 और F दोनों ही अननोन है, अगर ये अज्ञात में से एक भी आ गया तो दूसरा तो अपने आप ही आ गया। मैंने कहा अब अपन F नेट कर चुके, भाई जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, अब कुछ बचाएंगे। बोले ठीक है सर, तो अब हमारे दिमाग में किसकी घंटी बजनी चाहिए? बोले बल आघूर्ण। बल आघूर्ण भी तो शून्य करना है। मैंने कहा तो बल आघूर्ण शून्य करने का बताता हूं तरीका, आराम से समझना। तो मैंने कहा नेट टॉर्क, बोले किस बिंदु के अबाउट? मैंने कहा हर बिंदु के अबाउट। बोले सर फिर ले कौन सा हर बिंदु में से? मैंने कहा वो बिंदु लो जिससे अधिकतम अज्ञात बल पास करे। बोले अच्छा सर। मैंने कहा लिख लेना इसको अच्छे से ध्यान से कि हमेशा कौन सी बिंदु लेनी पड़ती है? वो बिंदु लो जिससे अधिकतम अज्ञात बल पास करे। उसका फायदा क्या होगा? जैसे कि यहां से एक खाली N1 पास कर रही है, यहां से अगर देखोगे तो वहां से N2 कर रहा था, N1 और F दो दो अज्ञात बल यहां से पास कर रहे हैं, दो दो अज्ञात बल। इससे फायदा अपने को क्या होगा बेटा? इन दोनों का बल आघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाएगा? जीरो। तो अपने को क्या होगा? इजी हो जाएगा सॉल्व करना, टाइम बच जाएगा, वरना फर्क कोई नहीं पड़ता, आप किसी भी बिंदु से कर सकते हो। बोले ठीक है सर, मतलब आप कौन सा बिंदु चूज करने की कोशिश करोगे? आप वो बिंदु चूज करने की कोशिश करोगे जिसके पास से या जिससे अधिकतम अज्ञात बल पास करे। इसको लिख लेना स्टार पॉइंट बना करके, समझे? तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि भाई हमें वो बिंदु चुननी होती है जिससे अधिकतम अज्ञात बल पास करते हैं। बोले ठीक है सर, तो हम इसे O बोल देते हैं और हम O के अबाउट बात कर रहे हैं। बोले ठीक, O के अबाउट बल आघूर्ण किस किस का आएगा? बोले सर N1 का लिखते हैं, N2 का लिखते हैं, F का लिखते हैं, mg का लिखते हैं और सब मिला के जीरो कर देते हैं। बोले ठीक है,
अब यहां से N1 और F, ये और ये तो वैसे भी O से पास कर रहे थे, इन दोनों का बल आघूर्ण 0 हो गया। देखो आधा हो गया काम, खाली 2 रह गए, N2 और Mg। बोले ठीक है सर, आराम से सुनते जाना। N2 को अगर आपने पकड़ के खींचा तो बेटा यही तो रेखा बनेगी और यहां से ये लंबवत दूरी मिलेगी। ये अपने को कितना दे रखा होगा L, ये अपने को कितना दे रखा होगा थीटा। तो यहां से अपन सीधे सीधे क्या इसको L साइन थीटा बोल सकते हैं। देखो L है ना, यहां से बेटा थीटा की तरफ जाते तो क्या आता है कॉस, दूर जाते तो क्या आता है साइन। तो अपने को किससे चाहिए था, अपने को N2 से चाहिए था। तो N2 का बल आघूर्ण के लिए N2 को खींच दिया और जो बिंदु थी वहां से क्या डाल दिया लंबवत। ये लंबवत दूरी कितनी आई L साइन थीटा। समझ गए, फोर्स कितना था N2। सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे लिख देते हैं N2 इंटू L साइन थीटा। इसमें दिशा की बात करें तो यहां पकड़ा, बल ऐसे लग रहा है, मतलब ये ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमाएगा तो बेटा घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है सर। इसके बाद बात करते हैं बेटा mg का। mg के लिए देखो बेटा, ये बल को खींच भी दोगे तो ये रेखा मिलेगी और यहां से लंबवत डालोगे तो कितना आएगा ये अपने को पता है द्रव्यमान केंद्र पे लगता है। तो ये द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी कितनी आती है बेटा L/2। बोले ठीक है सर। और थीटा की तरफ जाते हैं तो ये दूरी कितनी आएगी बेटा L/2 कॉस थीटा। समझ गए, L/2 का घटक, थीटा की तरफ चलेंगे तो कॉस थीटा। बोले ठीक, यानी इसका जो टॉर्क आना चाहिए वो टॉर्क आना चाहिए बेटा mg इंटू L/2 कॉस थीटा। समझ गए। और देखो ये कैसे घुमा रहा है बेटा, ये ऐसे घुमा रहा है घड़ी की दिशा में, इसलिए यहां क्या लगेगा माइनस। इसको माइनस लगाने के बाद नेट कितना आ जाना चाहिए था, बोले 0। जैसे इसे 0 किया बेटा, देखो यहां से अपने को क्या आ जाएगा N2 का वैल्यू आ जाएगा। N2 का वैल्यू अपन यहां लिख देते हैं, यहां से अपने को बेटा N2 कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, L से L कट गया तो ये आ जाएगा 2 mg cot थीटा। ये आ जाएगा नहीं mg cot थीटा बाय 2, mg cot थीटा बटा 2। ये इधर चला जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, mg cot थीटा बटा 2। और बेटा जो N2 आया है वही किसके बराबर है, घर्षण, यानी कि अपने को दोनों बल एक साथ निकल गए। समझ गए बात को। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ हो कि कोई वस्तु साम्य में हो और आपसे पूछा जाए कि कोई अज्ञात बल बता दो, तो सबसे पहले तो जो रेखा गतिकी में पढ़ा है, NLM में पढ़ा है गति के नियम में, कि भाई नेट बल 0 कर दो क्योंकि साम्य में, जितना बल ऊपर उतना बल नीचे, जितना बल आगे उतना बल पीछे। बोले ठीक है सर, वो तो कर ही दिया। उसके अलावा बल आघूर्ण भी 0 करो। किस बिंदु के सापेक्ष करो, उस बिंदु के सापेक्ष करो जिससे अधिकतम अज्ञात बल पास करते हैं, उससे हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आप वीडियो को पॉज करो, यहीं पर पूरा सोल्यूशन लिखो, ये कंडीशन लिखो नोट बना के, ठीक। इस कंडीशन के बाद आप ये पूरा सोल्यूशन लिखो और स्टार पॉइंट बना करके लिखो कि भाई उस बिंदु को चुनो या चूज करो जिस बिंदु से अधिकतम अज्ञात बल पास करे। कोई 1000 बार बोल दिया अब तक ये चीज, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं, ठीक है। तो आराम से कॉपी कर लो पॉज करके, और मैं अगले एग्जाम्पल पे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, द्रव्यमान m और लंबाई l की एक छड़ 2 तारों से लटकी हुई है। ये 2 तारों से एक छड़ को टांग दिया है, ठीक है। और इसके बारे में बोल दिया गया कि भाई इसका द्रव्यमान कितना है, m है, इसकी लंबाई कितनी है, बोले l है। कह रहा है किसी एक तार को काटने के ठीक बाद, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ठीक बाद कीवर्ड है, यानी कि किसी एक तार को यदि काट दिया, मान लो इसी को काट दिया, तो इसको काटते ही ये क्या होगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। किस पॉइंट के सापेक्ष, ये ऐसे घूमेगी। तो अपने को काटने के ठीक बाद बेटा क्या बताना है, इसका कोणीय त्वरण बताना है कि अल्फा कितना आएगा। समझे बात को। तो ये अपने पास दूसरी एप्लीकेशन हो गई, समझ गए। तो पहली तो साम्य वाली कर ली अपन ने 2 एग्जांपल्स। अब अपन बात कर रहे हैं जब ये क्या करेगा, घूमेगा। समझे। तो पहले अपन ने टॉर्क निकालना सीखा, टॉर्क निकालने सीखने के बाद साम्य पे सवाल कर लिया। अब अपन टॉर्क जब ये घूर्णन करेगा तब की बात कर रहे हैं। आराम से समझना मेरी बात को, बोले कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो हमने कहा सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पहले भी यही कहता, सारे बल दर्शाए थे, वापस वही करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम की यदि बात करोगे, ठीक है, तो बेटा देखो इस तरफ क्या लगेगा, कुछ टी तनाव, और इसका जो बाहर लगेगा वो कहाँ लगेगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक। यानी कि यहां से समझ आ गया कि यहां पे क्या लगेगा, टेंशन टी।
यहां पे क्या लगेगा बेटा, mg। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लो। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। अब क्या होगा, हमें ये O बिंदु के सापेक्ष अल्फा बताना है, क्योंकि बेटा यही क्या है, घूर्णन बिंदु, जिसके सापेक्ष घूर्णन होता है। यानी जब इस राह को काटेंगे तो काटते ही ऐसे नीचे की ओर जाएगा, समझ गया, इस क्षण पे बताना, जस्ट काटने के बाद। तो इसलिए इस घूर्णन बिंदु के सापेक्ष अपने को क्या करना पड़ेगा, टॉर्क। बोले सर टॉर्क का फॉर्मूला आपने बताया था R परपेंडिकुलर इनटू F, मैग्नीट्यूड में, ऑफ कोर्स। मैंने कहा इसके अलावा आप एनालॉजी का इस्तेमाल करो ना। F बराबर ma होता है, बोले हाँ सर होता है। F का काम कौन करता है, बोले टाउ। m को घूर्णन गतिकी में क्या कहते हैं, बोले सर जड़त्व आघूर्ण। मैंने कहा a को क्या कहते हैं, बोले सर अल्फा। तो क्यों ना मैं यहां से टॉर्क बराबर कितना लिख दूं, I अल्फा। समझे मेरी बात को? तो टॉर्क सिर्फ R क्रॉस F नहीं होता, टॉर्क को आप I अल्फा भी बोल सकते हो, समझे? तो यानी कि यहां पर मैं R क्रॉस F के साथ साथ I अल्फा भी बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर I जो आना चाहिए, ये किसके सापेक्ष आना चाहिए, ये आना चाहिए बेटा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। घूर्णन अक्ष बेटा, क्या ये अक्ष घूर्णन अक्ष होगा, जो ये मार्कर, ये वाला जो अक्ष है, क्योंकि इसी के अबाउट तो घूमेगी ये रॉड, समझ गए? ये रॉड ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो अक्ष है, ये वाला, यही अपना घूर्णन अक्ष होगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा टॉर्क लिखते हैं, एक तो तनाव दे रखा है, एक अपने पास mg भार है, और ये पूरा अपने लिए I अल्फा के बराबर है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर मैं तनाव की बात करूं तो तनाव का कितना होता है, बोले सर 0। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये तो क्या कर गया बेटा, बिंदु से ही पास कर गया। देखो तनाव किससे पास कर गया, बिंदु से। mg को अगर खींचेंगे तो सीधी रेखा बनी बनाई अपने पास। यहां से अगर लंबवत दूरी डालेंगे बेटा, लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी कितनी आएगी, बोले सर L/2 आएगी। मैंने कहा वेरी गुड। तो यानी यहां से जो टॉर्क आएगा, ये आएगा बेटा mg बल गुणा लंबवत दूरी कितना, L/2। अब तो टॉर्क निकालना आता है ना, बल को खींचा और लंबवत दूरी डाल दी। बोले ठीक है सर। इसके अलावा देखो ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, mg, इसलिए क्या लिख देंगे, बोले माइनस। बोले ठीक। I की यदि बात करें बेटा, छड़, लास्ट लेक्चर बताया था, छड़ के बिल्कुल सिरे से पास करता है तो क्या होता है, ml²/3, केंद्र से पास करता है ml²/12। तो यहाँ सिरे से पास कर रहा है, इसलिए कितना लिखना पड़ेगा, ml²/3। इसके अलावा बेटा इस अल्फा को यहाँ से हटा रहा हूँ, साथ में क्या आएगा, अल्फा। देखो अल्फा भी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो अल्फा भी क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, L से L कट जाएगा, M से M कट जाएगा। अल्फा बराबर कितना आएगा बेटा, 3g/2l। समझ गए बात को? यानी कि अपने को सीधे सीधे क्या निकल के आ गया बेटा, यहां से अपने को सीधे सीधे निकल के आ गया अल्फा 3g/2l। तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो हर एग्जाम्पल में करना यही है, जितने बल्ड हैं उनको दर्शा दो फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद क्या करो, जो घूर्णन बिंदु है या अक्ष है उसे आइडेंटिफाई करो, और उसके आसपास क्या लिख दो बेटा, नेट बल आघूर्ण लिख के R क्रॉस F का इस्तेमाल करके उसको I अल्फा के बराबर कर दो, आपको सीधे सीधे अल्फा निकल के आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो इतना पार्ट अगर क्लियर है, ठीक है, तो एक चीज और इसमें सुन लेना कि अगर कभी कभी मुझे द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी पूछ लेता है, यानी कि A सेंटर ऑफ मास, बेटा द्रव्यमान केंद्र इस क्षण पे कहां जाते हुए दिखाई देगा, नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देगा। समझे बात को? तो अपने को परेशान नहीं होना है, अपने को पता है कि शुद्ध घूर्णन के अंदर ये शुद्ध घूर्णन कर रहा है, A बराबर क्या होता है, अल्फा R अपना क्या है द्रव्यमान केंद्र के लिए, R अपना है बेटा L/2। तो अपन यहां से लिख सकते हैं अल्फा L/2, जो कि कितना निकल के आ जाएगा, 3g/4। समझे मेरी बात को? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, इस तरीके से आप अल्फा या द्रव्यमान केंद्र का त्वरण दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हो, बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी परेशानी के, बहुत आराम से हो जाएगा। समझ गए? फिर बता देता हूं, सबसे पहले बलों का उपयोग करके बल आघूर्ण निकालो, यानी टॉर्क निकलने के बाद उसको I अल्फा से बराबर करो। I अल्फा में I किसके अबाउट, घूर्णन अक्ष के अबाउट होना चाहिए। और एक बार ये चीज आ गई, फिर उसे सिंपली सॉल्व करो, ठीक है। आराम से 2 बार 3 बार प्ले करके अच्छे से समझ लो, पूरा सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लो, खुद से एक बार सॉल्व करके देख लो, और तभी बेटा लेक्चर को आगे लेकर के चलना है, ठीक है। अभी देखो अपने पास
यहाँ तक अपन ने कर ही लिया है। अभी अपने को बेटा इफेक्टिवली 2 एग्जाम्पल्स और लेने हैं और बहुत आसान आसान एग्जाम्पल है, फिर अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अगले लेक्चर पे चलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बेटा बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे बोला गया है कि M, L की फिर से एक छड़ दे दी गई और मुझे बोला गया है कि अब ये 2 तारों से लटकी हुई है, किसी एक तार को क्या किया बेटा, काट दिया गया। किसी एक तार को काट दिया गया तो कह रहा है कि जब ये लंबवत हो जाए तो इसका कोणीय त्वरण ज्ञात करो, इसी क्षण पर इसकी कोणीय चाल भी ज्ञात करो। ये जो तार है ना, ये किसी तरह से सीधी रहती है। कैसे अपने को मतलब, ऐसे समझ लो कि लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब हल्की छड़, यानी द्रव्यमानहीन छड़ है अपने पास। बोले ठीक है सर, यानी अभी तो ये ऐसे दे रखा है, इसको इफेक्टिवली जब अपन बनाएंगे बेटा, है ना, ध्यान से सुनना, जब अपन इसको बनाएंगे तो ये अपने लिए इफेक्टिवली कैसे बन जाएगी, ये कुछ इस प्रकार की छड़ बन जाएगी। यानी जब ये पूरी इस तरह से यहां आ चुकी हो, ऐसे लंबवत हो चुकी हो प्रारंभिक स्थिति के, तो इस वक्त अपने को बताना है बेटा कि इस वक्त, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इस वक्त अपने को बताना है कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा। ठीक, और द्रव्यमान केंद्र के साथ साथ अपने को इसका ओमेगा भी बताना है। तो ओमेगा और ए सेंटर ऑफ मास, या कोणीय त्वरण बताना है शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी बता देंगे। और कोणीय त्वरण भी चाहिए तो बेटा वो किधर होगा, इधर होगा। कितना होगा, अल्फा। तो अपने को ये ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या ए सेंटर ऑफ मास को छोड़ते हैं, उसको बाद में करना आप। ठीक, अपने को मेनली ओमेगा और अल्फा चाहिए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। मिलकर समझने की कोशिश करना। पहले अल्फा की बात करते हैं। ठीक, आराम से समझने की कोशिश करना। तनाव ऊपर की ओर लगेगा, तनाव लगेगा ऊपर की ओर, और जो भार है वो कहां लगेगा, mg, नीचे की ओर। बोले ठीक सर। ठीक, मैं लिखा के दिखा भी देता हूं। तनाव ऊपर की ओर, भार जो लगेगा mg नीचे की ओर, और ये किस बिंदु के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, O के सापेक्ष। ध्यान से देखोगे तो तनाव भी O से पास कर गया, mg भी O से पास कर गया। मतलब यहां पर अगर देखेंगे तो नेट जो बल आघूर्ण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0, क्योंकि तनाव और mg दोनों ही कहां से पास कर जा रहे हैं, O से पास कर जा रहे हैं। जब ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब अपने पास I अल्फा क्या आएगा, 0। I अल्फा में I तो 0 है नहीं, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अल्फा निकल के आ जाएगा 0। इस क्षण पे ये तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस, यानी जब ये छड़ लंबवत हो चुकी है तब अपने को बताना है। तब अपन देखेंगे तो ये कैसा आएगा बेटा, इसका टॉर्क 0, इसीलिए इसका अल्फा 0। कुछ और कोण होता तो फिर अलग तरीके से करना पड़ता। बोले ठीक है सर। इसके साथ साथ ओमेगा पूछा गया था। मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे तो ये बता दो कि यहां पर अगर मैं देखूं तो बिंदु O पे जितने भी बल लग रहे हो तार के तनाव के कारण, उनके कारण तो कोई विस्थापन ही नहीं है बिंदु का। बोले नहीं सर, ये तो बंधी हुई है, यानी कि इनका तो कुछ कार्य होगा नहीं। बोले नहीं, मतलब कार्य सिर्फ किसका हो रहा है, बोले mg का। mg कैसा है, संरक्षी बल। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य अगर होता है, असंरक्षी बलों का कार्य नहीं होता है, तो क्या ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। बोले सर किया जा सकता है। यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि यदि असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य 0 हो तो उस पर्टिकुलर निकाय का या सिस्टम का कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। बोले ठीक है सर, बात समझ आ गई। मतलब अपन यहां पर क्या लगा सकते हैं, अपन यहां पर U1 प्लस K1 बराबर U2 प्लस K2 लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर 1 2 क्या, मैंने कहा 1 बेटा प्रारंभिक स्थिति और 2 का मतलब अंतिम स्थिति। बोले ठीक है सर, इतनी भी बात समझ आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुनते जाना। अभी हमने कहा जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, U की बात करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या चाहिए होता है। बोले सर रेफरेंस। मैंने कहा करेक्ट। तो जब रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस कहाँ लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, जहां से चलना शुरू कर रहे थे ना, अपन इसी को रेफरेंस बोल देते हैं। जहां रेफरेंस लेते हैं बेटा वहां की ऊर्जा क्या हो जाती है, 0। यानी U1 क्या हो गया, बोले सर 0 हो गया। अच्छा, प्रारंभिक तो ये विराम से चलिए, रेस्ट से, शुरू में तो कोई चाल ही नहीं थी, मतलब इसकी एंगल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0, गतिज ऊर्जा भी 0। बोले ठीक सर। U2 की बात करते हैं, ये तो छड़ है ना, हर बिंदु अलग अलग ऊंचाई पे होगा, तो अपन क्या करते हैं, सारा द्रव्यमान कहाँ मान लें, सारा द्रव्यमान ला लो इसके केंद्र पे, इसके केंद्र पे।
और इसका केंद्र बेटा इफेक्टिवली यहां से कितना नीचे है? बोले सर L/2 नीचे। मैंने कहा करेक्ट। आप याद करो, रेफरेंस से कोई वस्तु अगर h ऊंचाई पे होती थी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा +mgh और h ऊंचाई नीचे होती थी तो -mgh। यहां पर देखो रेफरेंस से नीचे है, इसलिए अंतिम स्थितिज ऊर्जा की बात करूंगा तो -mgh आएगा। ये तो 0 हो चुका। बोले करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी पॉइंट, इसकी गतिज ऊर्जा। बेटा गतिज ऊर्जा की यदि बात करें तो याद करो, अगर कण m मास का द्रव्यमान का है और v चाल से चल रहा है तो ½ mv² आएगा। बोले यस सर। अगर अपन कोणीय में बात करें, घूर्णन गति की बात करें तो द्रव्यमान क्या बन जाता है? बोले सर जड़त्वाघूर्ण I, तो mi बन गया। और v जो रेखीय चाल है वो क्या बन जाती है? कोणीय चाल, यानी ओमेगा बन गया। यानी ½ mv² क्या बन जाएगा? ½ I⍵²। यानी जब भी शुद्ध घूर्णन की बात करेंगे के रोटेशन, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी होती है? ½ I⍵²। I किसके सापेक्ष? घूर्णन अक्ष के सापेक्ष। लिख देता हूं, बार बार लिख रहा हूं, घूर्णन अक्ष। बोले सर परफेक्ट, समझ आ गया। मैंने कहा बढ़िया। अब देखो प्लस हाफ, बेटा घूर्णन अक्ष तो ये वाला है, इसके सापेक्ष अगर रॉड का देखेंगे तो सिरे से पास करने वाला केस हो गया। कितना होता था? बोले सर ml²/3 होता था। मैंने कहा लिखो ml²/3 इंटू कितना? ω²। बेटा देखो यहां से सीधे सीधे ओमेगा कितना आ जाएगा? m से m कट जाएगा, ठीक। h की जगह क्या डाल देंगे? L/2। यहाँ h की जगह डाल दूं L/2? बोले बिल्कुल सर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटा 2 से 2 कट गया, L से L कट गया, तो ये आ जाएगा 3g/L का रूट। समझ गए? तो आप इस प्रकार से जब छड़ पूरी की पूरी लंबवत हो जाती है तब की क्या निकाल सकते हो? ओमेगा निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर कभी कभी थीटा पे भी हो ना कि भाई स्थिर 60 डिग्री घूमी तब बताओ, तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 60 डिग्री पे भी कर सकते हैं। 60 डिग्री पे करेंगे तो द्रव्यमान केंद्र की जो ऊंचाई आएगी है ना, वही लिखनी पड़ेगी। L/2 cos थीटा कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। वो आप जब लिखोगे डायग्राम बनाओगे तो समझ जाओगे। करेक्ट। तो इस तरह से अगर छड़ को गिरा दिया जाए, देखो इसमें 2-3 तरह के सवाल बनते हैं। छड़ बंधी हुई है तारों से, छोड़ दिया तो नीचे आते पे कितना कोणीय चाल होगा, ठीक, तो वो हम निकाल चुके हैं। कभी कभी बोल देगा छड़ को ऐसे रख दिया टेबल पे, अब इसको छोड़ दिया, यहां से बांध रखा है, तो नीचे आते आते कितनी चाल होगी? वही सेम क्वेश्चन हो गया एक तरीके का। वही या द्रव्यमान यहां से यहां तक आ गया, तब भी उत्तर क्या आएगा? सेम ये कही आ जाएगा। समझ गए बात को? तो 2 सवाल कवर हो गए इसमें एक तरह से इफेक्टिवली। तो अब आराम से समझ के इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो। एक तो कि जो ऊर्जा संरक्षण है वो आप इस केस में भी लगा सकते हो, यानी कि यदि आपने किसी वस्तु को कहीं से पकड़ा हुआ है और वो घूर्णन कर रहा है तो U1 + K1 = U2 + K2 लगाया जा सकता है। बस K का ध्यान रखना कि K = ½ I⍵²। किसके लिए? शुद्ध घूर्णन के लिए। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो बात समझ आ गई। करेक्ट। तो ये पॉइंट लिख के और फिर बेटा ये पूरा का पूरा कॉपी करो, अच्छे से समझो। इसके बाद बस एक एग्जांपल और बताया, फिर मैं आज की क्लास खत्म कर दूंगा। आज की क्लास थोड़ी लेंदी थी मुझे पता है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक साथ। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप इसको कॉपी कर लो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जरा, ये कह रहा है अपने को बताना है स्पीड ऑफ द गिवन ब्लॉक, मतलब अपने को चाल बतानी है। अपने पास देखो ये कोई एक घूर्णी दे रखी है, ठीक है, ये घूर्णी दे रखी है, अच्छे से समझना। इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r, रेडियस, m मास, और इसके अलावा कह देते हैं कि भाई ये क्या है? एक चकती, चकती बोले तो डिस्क, डिस्क, ठीक है, ये डिस्क थी। और ये स्टार्टिंग में अगर देखेंगे बेटा तो एकदम प्रारंभिक देखेंगे, स्टार्टिंग इनिशियल, तो इनिशियल इसकी चाल या स्पीड कितनी है? बोले सर 0 है। करेक्ट। अब ये क्या करता है बेटा? रेस्ट से, देखो यहाँ लिखा भी है रेस्ट से, तो ये जाता है और ये कितना ऊंचाई नीचे जाता है अपन लिख देते हैं। ये क्या करता है बेटा? h नीचे चला जाता है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है बेटा ये कितना नीचे आ गया? h नीचे आ गया, ठीक है, h नीचे आ गया। अब ये ब्लॉक अगर h नीचे आ गया, ठीक, तो ये जब h नीचे आएगा तब तक इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी? v।
लेकिन v के साथ साथ बेटा तब तक घूर्णी भी घूमने लग गई होगी ओमेगा। भाई जब ये वस्तु नीचे जाएगी तो ये पूरा सिस्टम घूमेगा ना, तो ये भी घूमने लगेगा। जैसे कुएं में नहीं होता, कुएं पे अगर आपने देखा हो वेल वगैरह में, तो एक पुली जैसा ऐसा घड़नी लगी होती है, उसमें से रस्सी जाके बाल्टी से टंगी होती है। तो जब अपन छोड़ेंगे तो बाल्टी जैसी जैसी जाएगी तो घड़नी भी घूमने लगेगी, करेक्ट। तो ये कितने से घूमनी शुरू कर गई, इसको अपन कहते हैं ओमेगा से घूमनी शुरू हो गई। और ये कितनी चाल से जा रहा है नीचे, v चाल से। तो अपन ने क्या किया था, पहले सब रुका हुआ था, छोड़ा, तो जैसे जैसे नीचे गया h हाइट, तो ये चलने लगा और ये घूमने लगी। तो अपने को बताना है कि भाई इसकी चाल v कितनी होगी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से वही बात कह रहे हैं कि भाई हमें पता है u1 प्लस k1 बराबर में क्या लगा सकता हूं, u2 प्लस k2। बोले ठीक है सर लगाते हैं। उसके लिए फिर से रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई बदल रही है। जब भी ऊंचाई बदल रही है तो स्थिति जुड़ जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब अपन ने यहाँ रेफरेंस लिया बेटा, तो रेफरेंस लेने का मतलब यहाँ पर जो u1 है ये तो वैसे भी क्या हो जाएगा 0, और ये पॉइंट अपना 2 है, ठीक है। तो देखो u1 क्या होगा 0, और रेराम से शुरू कर रहा है तो k1 भी क्या हो जाएगा 0। ये k1 है बेटा, गलती से 1 लिख गया था, ठीक है। अब देखो प्रारंभिक 0 प्लस 0 इक्वल टू, मैंने बताया था रेफरेंस है h ऊंचाई ऊपर तो प्लस mgh, h ऊंचाई नीचे तो फिर माइनस mgh। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस mgh। ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान रखना इसका। तो माइनस mgh। और जहां तक गतिज ऊर्जा की बात करें, इसकी भी आएगी इसकी भी आएगी। इसकी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, इसका भी द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। तो इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी बेटा प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू कितना v स्क्वायर। बोले ठीक। इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा हाफ I की अगर बात करें घूर्णन अक्ष इसके अबाउट घूमेगा ना, तो चक्ति का कितना होता है बेटा डिस्क का mr स्क्वायर बटा 2, mr स्क्वायर बटा 2। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोले नहीं सर। mr स्क्वायर बटा 2 और साथ में क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। बेटा ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, करेक्ट। या मैं अभी के लिए ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं आपके लिए। बाकी आप चाहो तो इस बिंदु पे देखोगे तो बेटा ये v भी तो है, ये v से नीचे जाएगा तो ये बिंदु भी v से नीचे जाएगी। तो अपन इस v बराबर क्या लिख सकते हैं ओमेगा r, क्योंकि ये शुद्ध घूर्णन कर रही है, जो चक्ति दे रखी है, डिस्क दे रखी है। समझ गए। अब यहां से बेटा अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं mgh बराबर 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर प्लस, देखो ये 1/4 हो जाएगा, और ओमेगा को जैसे ही v स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखोगे r स्क्वायर कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा बेटा 1/4 m v स्क्वायर। यहां से अपन देखेंगे तो m, बेटा m का ध्यान रखना है, दोनों m सेम है, ये भी कैपिटल M है। मैं ठीक कर देता हूं, ये भी कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे बेटा तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अपने को नेट जो निकल के आएगा v, वो निकल गया 1/2 प्लस 1/4 होता है 3/4, तो यह आ जाएगा 4gh/3 का रूट। समझ गए, 4gh/3 रूट के अंदर। और आप सोल्व करके कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने तो कर दिया है वैसे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से अगर कभी अपने को बोला जाए ना कि घर नीचे ब्लॉक टंगा हुआ है और दोनों को छोड़ दिया है h ऊंचाई नीचे, थोड़ा टफ है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है नो, बट किया जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो भी हम ऊर्जा संरक्षण का उपयोग कर सकते हैं, करेक्ट। तो आई थिंक बेटा आपको जितना पढ़ाया, जो लेक्चर समझाया है आज का, वो समझ आया होगा। टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे साम्य के सवाल करने हैं, किस बिंदु के सापेक्ष आप टॉर्क लिखते हो, कैसे टाउ बराबर आई अल्फा निकालते हैं, कोणीय त्वरण निकालते हैं, कैसे किसी छड़ की या किसी वस्तु की कोणीय चाल निकालते हैं, करेक्ट, कैसे किसी की ओमेगा या वी निकालते हैं जब घूर्णन भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो इस तरह के जो बेसिक सवाल थे वो सारे मैंने कवर कर दिए, करेक्ट। ये पार्ट 1 हो गया एक तरीके से शुद्ध घूर्णन का। अभी हम एक और लेक्चर इसका लेके आएंगे अगली क्लास में। तो आई थिंक तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, और पहले दोनों लेक्चर 100% देख लो, नहीं देखे हैं तो आप देख लो, करेक्ट। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज डू इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हम बहुत सारे लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल रहे हैं, राइट। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से समझ के, स्टडी हार्ड। विल मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।